ये द एबीसी मर्डर्स का लास्ट एपिसोड है। अगर आपको इससे पहले के एपिसोड सुनने हैं तो आप चैनल विजिट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 29। स्कॉटलैंड यार्ड में एक और मीटिंग। असिस्टेंट कमिश्नर इंस्पेक्टर क्रोम, पायरो और मैं। एसी कह रहा था, मोज़ो की एक बड़ी बिक्री की जांच पड़ताल करने की आपकी सलाह अच्छी थी मिस्टर पायरो। पायरो ने हाथ फैला दिए। इसके संकेत थे वह आदमी आम एजेंट नहीं हो सकता था। ऑर्डर लेने की बजाय वह सीधा बेच रहा था। क्या अब तक सब कुछ साफ समझ आ गया इंस्पेक्टर? मेरे ख्याल में सर। क्रोम ने फाइल देखी। क्या मैं अब तक के हालात बयान करूं? हाँ, मेहरबानी करके। मैंने चर्स्टन, पैगंटन और टॉर्के में पता लगाया है। मुझे उन लोगों की सूची मिल गई है जिसके पास वह गया और मुझे बेचने की कोशिश की। मैं इतना जरूर कहूंगा कि उसने सब कुछ बड़ी अच्छी तरह किया। टो स्टेशन के पास पीट नाम के छोटे से होटल में ठहरा। कत्ल वाली रात 10 बजे होटल वापस आया। हो सकता है चर्स्टन से 9:57 पर गाड़ी पकड़ी हो जो 10:20 पर टोर पहुंचती हो। उसके हुलिये से मिलता कोई भी गाड़ी में या स्टेशन पर नहीं देखा गया, मगर उस शुक्रवार को गाड़ियां बहुत भरी हुई थी। उसी तरह बैक्सहील में द ग्लोब में ठहरा। अपना असली नाम बताकर लगभग 1 दर्जन लोगों को मोज़े पेश किए, मिसेस बर्नर्ड को भी और जिंजर कैट में भी। शाम को जल्दी ही होटल छोड़ दिया। अगली सुबह लगभग 11:30 बजे लंदन पहुंचा। एंडोवर में भी वैसे ही। फेदर्स में ठहरा। मिसेस फॉलर को मोज़े दिखाए, उसके बाद मिसेस एसर को और उसी गली में आधा दर्जन दूसरे लोगों को। जो जोड़ा मिसेस एसर के पास था वह मैंने उसकी भतीजी से ले लिया, बिल्कुल कस्ट के माल जैसा। बहुत अच्छा, एसी बोला। जो जानकारी हमें मिली उस पर अमल करते हुए मैं हैरिंगटन द्वारा दिए गए पते पर गया, लेकिन मालूम हुआ कि वहां कस्ट आधा घंटा पहले ही वहां से जा चुका था। मुझे बताया गया कि उसे एक टेलीफोन आया था। उसकी मकान मालकिन ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ था। कोई साथी? एसी ने सुझाया। बिल्कुल नहीं, पायरो बोला। यह अजीब बात है। वह बोलते बोलते रुका तो हम सब ने कौतूहल से उसकी ओर देखा। उसने सिर इधर से उधर घुमाया और इंस्पेक्टर ने आगे कहा, जिस कमरे में वह रहता था मैंने उसकी अच्छी तरह छानबीन की। उस छानबीन से शक दूर हो गया। मैंने वहां वैसे ही कागजों का पुलिंदा पाया जैसे कागजों पर खत लिखे गए थे। ढेर सारी होजरी और जिस अलमारी में होजरी जमा की गई थी उसी आकार का एक और पार्सल, जिसमें होजरी नहीं बल्कि 8 एबीसी रेलवे गाइड्स थी। पक्का सबूत? एसी ने कहा। मुझे कुछ और भी मिला है, इंस्पेक्टर बोला। उसकी आवाज में जीत का भाव था। आज सुबह ही पता लगा सर, फिर भी बताने के लिए यह वक्त खराब नहीं। उसके कमरे में छुरे का नामो निशान नहीं था। कोई महामूर्ख उसे अपने साथ वापस लाता, पायरो ने टिप्पणी की। आखिर वह कोई समझदार इंसान तो है नहीं, इंस्पेक्टर ने कहा। मुझे ख्याल आया कि हो सकता है वह उसे घर वापस ले आया हो और फिर उसे उसको अपने कमरे में छुपाने में खतरा महसूस हुआ हो, जैसा कि मिस्टर पायरो ने कहा। और उसने कोई और जगह ढूंढी हो घर में, और कौन सी जगह वह चुन सकता था। मुझे एकदम समझ आ गया। हॉल में पड़े स्टैंड को हिलाया नहीं जाता। बहुत मुश्किल से मैंने उसे दीवार से परे हटवाया और वह वहीं था। छुरा, इसमें कोई शक नहीं। उस पर अभी भी सूखा हुआ खून लगा है। बहुत अच्छे क्रोम, एसी ने प्रशंसापूर्वक कहा। अब हमें केवल एक चीज चाहिए। वह क्या? वह खुद। हम उसे पकड़ लेंगे सर, घबराइए मत। इंस्पेक्टर के स्वर में विश्वास था। आप क्या कहते हैं मिस्टर पायरो? पायरो ख्यालों से बाहर आया। क्षमा चाहता हूँ। हम कह रहे थे कि उस आदमी को पकड़ना अब केवल समय की बात है। क्या आप सहमत हैं? ओह हाँ, बेशक। उसकी आवाज इतनी अनमनी सी थी कि सब हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। क्या कोई बात आपको सता रही है मिस्टर पायरो? एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है। वह है कारण, मकसद। लेकिन वह आदमी पागल है, एसी अधीरता से बोला। मैं समझता हूँ मिस्टर पायरो का मतलब क्या है, क्रोम बचाव करता हुआ बोला। वह सही है, जरूर किसी तरह का पागलपन होगा,
मुझे लगता है कि इस बात का जवाब तीव्रहीन भावना में होगा, सताए जाने का भाव भी होगा, और अगर ऐसा है तो मिस्टर पायरो को इसके साथ जोड़ा जा सकता है। उसे यह गलतफहमी हो सकती है कि मिस्टर पायरो को खास उसे ढूंढ निकालने के लिए तैनात किया गया है। एसी बोला, आजकल ऐसा ही शब्द जाल इस्तेमाल किया जाता है। मेरे ज़माने में अगर आदमी पागल था तो पागल था, और हम उसे नरमी से कहने के लिए कोई शब्द नहीं ढूंढते थे। मेरा ख्याल है कि आज का आधुनिक डॉक्टर एबीसी जैसे आदमी को नर्सिंग होम में भेजने की सलाह देगा और फिर 45 दिन तक उसे कहेगा कि वह कितना अच्छा आदमी है, और फिर उसे एक जिम्मेदार शहरी मानकर वहां से बाहर कर देगा। पायरो मुस्कुराया, बोला कुछ नहीं। मीटिंग खत्म हो गई। जैसा तुमने कहा क्रोम, उसे पकड़ना अब सिर्फ थोड़े समय की बात है। हम उसे पहले ही पकड़ सकते थे अगर वह दिखने में इतना मामूली न होता। इंस्पेक्टर बोला, हमने अच्छे भले आम लोगों को यूं ही डराए रखा, पता नहीं इस पल वह कहाँ होगा। असिस्टेंट कमिश्नर बोला। चैप्टर 30। कैप्टन हेस्टिंग्स की मौजूदगी में नहीं। कस्ट एक सब्जी वाले की दुकान पर खड़ा था। वह सड़क के पार एकटक देख रहा था। हाँ, यह वही था, मिसेस एसर अखबार और सिगरेट आदि की दुकान। खाली खिड़की में एक सूचना पट था, किराए के लिए खाली, बेजान। माफ कीजिए सर। सब्जी वाले की पत्नी कुछ नींबू उठाने का प्रयास कर रही थी। वह क्षमा मांगते हुए एक तरफ हट गया। धीरे धीरे वह वहां से परे चला गया, शहर की मुख्य सड़क की ओर। मुश्किल था, बहुत मुश्किल। अब जब उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे थे, पूरा दिन खाने को कुछ न मिलने के कारण अजीब सा लगने लगता है, और सिर में भी अजीब सा हल्कापन। उसने अखबार की एक दुकान के बाहर इश्तेहार देखा, एबीसी केस, खूनी अभी भी खुला छूटा हुआ, मिस्टर हरक्यूल पायरो के साथ मुलाकातें। कस्ट ने खुद से कहा, पता नहीं वह जानता है या। वह फिर चलने लगा। खड़े होकर इश्तेहार को देखते रहने में कोई तुक नहीं। उसने सोचा, मैं और ज्यादा देर इस तरह नहीं चल सकता। कदम के आगे कदम, चलना भी कितनी अजीब चीज थी। कदम के आगे कदम, एकदम हास्यास्पद। कुछ भी हो, मनुष्य एक हास्यास्पद जानवर तो है ही, और वह अलेक्जेंडर बोनापार्ट कस्ट तो खास तौर पर हास्यास्पद था। हमेशा से ही था। लोग हमेशा उस पर हंसते रहे थे। वह उनको दोस्त भी नहीं दे सकता था। वह कहाँ जा रहा था उसे पता नहीं था। वह अंत तक पहुंच चुका था। अब वह अपने पैरों के अलावा और कहीं नहीं देख रहा था। कदम के आगे कदम। उसने ऊपर देखा, सामने रोशनियां और यह अक्षर, पुलिस स्टेशन। अजीब बात है, कस्ट बोला और हल्का सा हंसा। फिर उसने भीतर कदम रखा। ऐसा करते ही वह अचानक लड़खड़ाया और आगे की तरफ गिर गया। चैप्टर 31। हरक्यूल पायरो के सवाल। नवंबर का खुला हुआ दिन था। डॉक्टर थॉमसन और चीफ इंस्पेक्टर जेब आए थे। पायरो को रेक्स बनाम अलेक्जेंडर बोनापार्ट कस्ट केस में अदालती कार्रवाई की रिपोर्ट देने। पायरो ठंड लग जाने के कारण स्वयं नहीं जा पाया था। खुशकिस्मती थी कि उसने मेरे को उसके साथ बने रहने पर जोर नहीं डाला था। उस पर मुकदमा चलेगा। जेब ने कहा, बस हो गया। यह असाधारण नहीं है। मैंने पूछा, इस मुकाम पर ही बचाव पेश करना। मैं समझता था कि कैदी हमेशा अपनी सफाई बाद के लिए रखते हैं। यही सामान्य तरीका है। जेब बोला, मुझे लगता है नौजवान ल्यूकास ने सोचा होगा कि इसे जल्दी ही निपटा दे। मैं तो कहता हूँ कि वह कोशिश करने में यकीन रखता है। पागलपन ही बचाव का एकमात्र रास्ता हो सकता है। पायरो ने कंधे झटके। पागलपन के लिए रिहाई नहीं हो सकती। मौत की जगह कैद शायद ही बेहतर लगे। मेरे ख्याल में ल्यूकास को लगा होगा कि कुछ संभावना है। जेब ने कहा, बैक्सील हत्या के समय बेहतरीन एलिबाई, अन्यत्र स्थिति होने से पूरा केस कमजोर किया जा सकता है। मैं नहीं समझता कि उसे यह एहसास नहीं था कि हमारा पक्ष कितना मजबूत है। जो भी है, ल्यूकास मौलिकता के पीछे जाता है। वह नौजवान है और लोगों की नजर में आना चाहता है। पायरो थॉमसन से मुखातिब हुआ। आपकी क्या राय है डॉक्टर? कस्ट के बारे में? कसम से मुझे पता नहीं क्या कहूँ।
वह बहुत अच्छी तरह एक समझदार व्यक्ति की भूमिका अदा कर रहा है। बेशक वह मिर्गी का मरीज तो है। कितना हैरतअंगेज अंत, मैंने कहा। उसका एंडोवर पुलिस स्टेशन में दौरा पड़ने से गिर जाना, हाँ, नाटक पर नाटकीय अंदाज में ही पर्दा गिरने जैसा। एबीसी ने हमेशा सही समय पर अपना असर डाला है। क्या जुर्म करके उसका एहसास न होना मुमकिन है? मैंने पूछा। उसके इनकार में सच्चाई का पुट भी लगता है। डॉक्टर थॉम्सन हल्के से मुस्कुराया। आपको मैं खुदा की कसम खाता हूँ वाले नाटकीय अंदाज के झांसे में नहीं आना चाहिए। मेरी राय में कस्ट को भलीभांति मालूम है कि उसने खून किए हैं। जब अपराधी इतने उत्कट होते हैं तो आमतौर पर उन्हें पता होता है, क्रोम बोला। आपके सवाल के जवाब में मिर्गी के मरीज को नींद में कुछ करके उसके बारे में एहसास भी न होना बिल्कुल संभव है, मगर आम राय है कि वो काम जागृत अवस्था में उसकी इच्छा के विपरीत नहीं होना चाहिए। थॉम्सन उसी मुद्दे पर बोलता रहा, बहुत बड़ी बुराई और छोटी बुराई की बात करता हुआ, मुझे और भी उलझन में डालता हुआ, जैसा कि अक्सर होता है जब कोई विद्वान अपने विषय पर बोलता है। जो भी हो, मैं इस बात को नहीं मानता कि कस्ट ने यह जुर्म अनजाने में किए। आप ऐसा कह सकते थे। अगर खत न होते तो खत इस अनुमान को रद्द कर देते हैं। वो खत साबित करते हैं कि जुर्म सोच विचार कर और योजना बनाकर किए गए, और अब तक उन खतों को लेकर हमारे पास स्पष्टीकरण नहीं। पायरो बोला। आपको उनमें दिलचस्पी है? जाहिर है, क्योंकि वो मुझे लिखे गए थे और उन खतों को लेकर कस्ट लगातार खामोश है। मैं जब तक मुझे लिखे गए खतों के कारण का पता नहीं लगा लूंगा तब तक केस को सुलझा हुआ नहीं समझूंगा। हाँ, मैं आपके नजरिए से बात को समझ सकता हूँ। क्या यह मानने की कोई वजह नहीं कि वह आदमी कभी आपके विरुद्ध खड़ा हुआ हो? कोई भी नहीं। शायद मैं एक सुझाव दे सकता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम? कस्ट दो बड़े बड़े नामों के बोझ से लदा हुआ है, उसकी माँ की सनक के कारण, अलेक्जेंडर और बोनापार्ट। आप इसका मतलब समझते हैं? अलेक्जेंडर, जाना माना, कभी न हारने वाला, जो ज्यादा से ज्यादा दुनिया जीतना चाहता था। बोनापार्ट, फ्रांस का महान सम्राट। इसलिए कस्ट एक विरोधी चाहता है, एक विरोधी जो उसी की श्रेणी का हो। वो आप हैं, शक्तिशाली हरक्यूल। डॉक्टर, आपके शब्द बहुत अर्थ भरे हैं, विचार पैदा करने वाले। ओह, यह सिर्फ एक सुझाव है। मुझे अब चलना चाहिए। डॉक्टर बाहर चला गया। जेब बैठा रहा। क्या वह एलिबाई तुम्हें परेशान कर रही है? पायरो ने पूछा। थोड़ा बहुत, इंस्पेक्टर ने स्वीकार किया। याद रखिए, मैं उस पर यकीन नहीं करता क्योंकि वह सच नहीं है, मगर उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। स्ट्रेंज नाम का यह शब्द काफी हठी है। मुझे उसके बारे में बताओ। वह 40 वर्ष का है, एक सख्त विश्वास से भरा अड़ियल किस्म का खनन इंजीनियर। मेरी राय में उसी ने जोर दिया होगा कि अब उसकी गवाही ली जाए। वह चिली जाना चाहता है। वह आशा करता होगा कि मामला तुरंत निपट जाएगा। मैं जितने लोगों को आज तक मिला हूँ, कस्ट उनमें सर्वाधिक आशावादी व्यक्तियों में से है। मैं बोला, ऐसे आदमी जो यह मानना पसंद नहीं करेगा कि वह गलत है। पायरो ने विचारपूर्वक कहा। वह अपने कथन पर अडिग है और उसे हिलाया नहीं जा सकता। वह कसम खा रहा है कि उसने 24 जुलाई की शाम को ईस्टबोर्न में व्हाइट क्रॉस होटल से कस्ट को लिया था। वह अकेला था और किसी से बात करना चाहता था। जहां तक मैं समझ सकता हूँ, कस्ट एक बहुत अच्छा श्रोता था। उसने कभी बीच में नहीं टोका। रात के खाने के बाद दोनों ने डोमिनोज नाम का खेल भी खेला। लगता है कि स्ट्रेंज उस खेल में बहुत अच्छा था और कस्ट भी बहुत अच्छा निकला। यह एक अजीब खेल है। लोग इसके लिए पागल हो जाते हैं। कई घंटे खेल सकते हैं। स्ट्रेंज और कस्ट ने यही किया। कस्ट सोना चाहता था, मगर स्ट्रेंज यह सुनने को भी तैयार नहीं था। उसने दृढ़ता से कहा कि वे कम से कम आधी रात तक तो खेलेंगे। आधी रात के बाद वे अलग हुए, और अगर कस्ट आधी रात के 10 मिनट बाद तक ईस्टबोर्न में व्हाइट क्रॉस होटल में था, तो वह 25 तारीख को आधी रात और 1 बजे के बीच बैक्सहील में सागर तट पर बेटी बर्नट का गला नहीं घोट सकता था।
समस्या वाकई अजेय है, पायरो ने विचारपूर्वक कहा। यकीनन यह सोचने की बात है। इसने क्रोम को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। जेब बोला, क्या यह आदमी स्ट्रेंज इस बात को लेकर पूरी तरह निश्चित है? हाँ, वह बहुत जिद्दी है और यह कह पाना मुश्किल है कि इस बात में कमजोरी कहाँ है। मान लो कि स्ट्रेंज को गलती लग रही है और वह आदमी कस्ट नहीं था, तो वह यह क्यों कहेगा कि उसका नाम कस्ट था? होटल के रजिस्टर में लिखावट ठीक है। आप यह नहीं कह सकते कि वह अपराधी का साथी है। पागल हत्यारों के साथ नहीं हुआ करते। क्या लड़की बाद में मरी? डॉक्टर अपनी गवाही पर अटल है और वैसे भी कस्ट को ईस्टबोर्न होटल से छुपकर निकलने और लगभग 14 मील दूर बैक्सिल पहुंचने में वक्त तो लगता ही। बेशक यह समस्या तो है, पायरो ने कहा। सच कहा जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डॉनकेस्टर हत्या में कस्ट हमारे सिकंजे में है। खून के दागों वाला कोट, छुरा, वहां बचाव का रास्ता कोई नहीं। आप किसी ज्यूरी को उसे छोड़ने के लिए प्रभावित नहीं कर सकते। मगर हाँ, स्ट्रेंज की गवाही से एक बहुत अच्छा केस बिगड़ जाता है। उसने डॉनकेस्टर हत्या की है, उसने चर्स्टन हत्या की है, उसने एंडोवर हत्या की है, तो जहन्नुम में जाए। उसने बैक्सिल हत्या भी जरूर की होगी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कैसे। सिर हिलाता हुआ वह उठ खड़ा हुआ। पायरो, तुम्हारे लिए यही मौका है। वह दुकान के तंतुओं पर, दिमाग के तंतुओं पर जोर डालो जिनके बारे में मैं इतना सुनता आया हूँ। हमें बताओ कि उसने यह कैसे किया। जेब चला गया। क्यों पायरो? मैंने कहा, क्या तुम्हारे दिमाग के सेल्स यह काम कर सकते हैं? मेरे सवाल का जवाब पायरो ने एक और सवाल से दिया। तुम बताओ हेस्टिंग्स, क्या तुम समझते हो कि केस खत्म हो गया? हाँ, व्यवहारिक रूप से तो हमने अपराधी को पकड़ लिया है। ज्यादातर सबूत भी हमारे पास हैं, सिर्फ कुछ बारीकियां रह गई हैं। पायरो ने असहमति से सिर हिलाया। केस खत्म हो गया है। केस हेस्टिंग्स, यह शख्स ही केस है। जब तक हम उसके बारे में सब कुछ नहीं जान लेते, रहस्य उतना ही गहरा रहेगा। जीत सिर्फ इसलिए नहीं हो जाती कि हमने उसे कटघरे में खड़ा कर दिया है, मगर हमें उसके बारे में काफी जानकारी है। हम कुछ नहीं जानते। हम यह जानते हैं कि वह कहाँ पैदा हुआ था। हम जानते हैं कि वह युद्ध में गया था और उसके सिर में छोटा सा जख्म हो गया था, और यह भी कि उसे मिर्गी के कारण सेना से बर्खास्त कर दिया गया था। हम जानते हैं कि बस 20 वर्ष तक मिसेस मरबरी का किराएदार था। हम जानते हैं कि वह शर्मीला और चुपचाप रहने वाला है। हम जानते हैं कि उसने बड़े सोचे समझे ढंग से हत्या करने की योजना बनाई और उस पर अमल भी किया। हम जानते हैं कि उसने कई मूर्खतापूर्ण गलतियां भी की। हम जानते हैं कि उसने निर्दयता से कत्ल किए। हम जानते हैं कि वह इतना रहमदिल भी था कि किसी और पर अपने गुनाहों का दोष नहीं आने दिया। अगर वह बिना किसी बाधा के कत्ल करना चाहता तो कितना आसान था किसी और पर इल्जाम आने देना। क्या तुम देख नहीं पा रहे कि उस आदमी में कितने अंतर विरोध हैं, मूर्ख और चतुर, क्रूर और रहमदिल, और यह कि कोई एक ऐसा प्रबल तत्व होगा जो उसके इन गुणों को मिलाता होगा। हाँ, अगर तुम उसे एक मनोवैज्ञानिक केस के रूप में ले लो तो, मैंने कहना शुरू किया। यह केस शुरू से और रहा भी क्या है, मैं तब से ही अपना रास्ता टटोल रहा हूँ हत्यारों को समझने के लिए। और हेस्टिंग्स, मुझे अब एहसास हो गया कि मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। शक्ति के लिए लालसा, मैंने कहना शुरू किया। हाँ, इससे काफी कुछ समझा जा सकता है, लेकिन मुझे इससे तसल्ली नहीं। ऐसी बातें हैं जो मैं जानना चाहता हूँ। उसने यह हत्या क्यों की? क्यों उसने विशेष रूप से वही लोग चुने? वर्णमाला के अनुसार, मैंने बोलना शुरू किया। क्या बैक्सहिल में बेटी बर्नर्ड ही अकेली थी जिसका नाम बी से शुरू होता था? बेटी बर्नर्ड, मुझे कुछ समझ आ रहा था। वह सच होना चाहिए, वह जरूर सच होगा, लेकिन अगर ऐसा है तो। वह कुछ देर चुप रहा। मैं दखल नहीं देना चाहता था। सच तो यह है कि शायद मैं सो गया था। मैं जागा तो पायरो का हाथ मेरे कंधे पर था। प्यारे हेस्टिंग्स, उसने स्नेह से कहा, मेरे फरिश्ते। इस अचानक इज्जत अफजाई को मैं समझ नहीं पाया। यह सच है, पायरो फिर बोला। हमेशा हमेशा तुम मेरी मदद करते हो। तुम मेरे लिए खुशकिस्मती लाते हो, मुझे प्रेरणा देते हो।
इस बार मैंने तुम्हें प्रेरणा कैसे दी? मैंने पूछा। जब मैं अपने से ही कुछ सवाल कर रहा था तो मुझे तुम्हारी कही एक बात याद आ गई, एक साफ चमकता नजरिया लिए। मैंने एक बार तुमसे कहा नहीं था कि तुम्हारे में स्पष्ट दिखाई देने वाली बात को कह देने की प्रतिभा है, और मैंने स्पष्ट बात को ही नजरअंदाज कर दिया। और मेरी यह तेजस्वी बात क्या है? मैंने पूछा। वह हर चीज को क्रिस्टल की तरह साफ कर देती है। मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। मिसेस एसर, सर कारमाइकल, डॉनकेस्टर हत्याओं का कारण और सबसे अहम हरक्यूल पायरो का कारण। मेहरबानी करके खुलासा करोगे? अभी नहीं, पहले मुझे थोड़ी सी जानकारी और चाहिए जो मुझे अपने विशेष दल से मिल जाएगी, और फिर जब मुझे एक खास सवाल का जवाब मिल जाएगा मैं जाकर एबीसी से मिलूंगा। आखिरकार हम आमने सामने होंगे, एबीसी और हरक्यूल पायरो, दो विरोधी। उसके बाद? मैंने पूछा। उसके बाद पायरो बोला, हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हेस्टिंग्स। जिस आदमी के पास छिपाने को कोई राज हो उसके लिए बातचीत से ज्यादा खतरनाक और कुछ नहीं होता। मुझे एक बार किसी फ्रांसीसी ने कहा था कि इंसान ने बोलचाल की खोज इसलिए की ताकि वह सोच न सके। जो वह छुपाना चाहता है उसका पता लगाने के लिए यह एक अचूक तरीका है। कोई भी इंसान हेस्टिंग्स अपने को और अपने व्यक्तित्व को जाहिर करने का मौका छोड़ नहीं सकता, और यह मौका बातचीत देती है। हर बार वह अपने को जाहिर कर ही देता है। तुम क्या आशा करते हो कि कष्ट तुम्हें क्या बताएगा? हरक्यूल पायरो मुस्कुराया। एक झूठ, वह बोला, और उससे मुझे सच का पता चल जाएगा। चैप्टर 32 लोमड़ी। अगले कुछ दिन पायरो बहुत व्यस्त रहा। वह रहस्यमय ढंग से गायब हो जाता, बहुत कम बात करता, अपनी आप भी भ्रकुटियां चढ़ाता, और उसके अनुसार जो प्रतिभा मैंने पहले दिखाई थी उसे लेकर मेरे सामान्य कौतूहल को दूर करने के लिए लगातार मना करता रहता। उसके रहस्य में आने जाने में मुझे साथ रहने को कोई नहीं कहा गया, जिसे लेकर मैं नाराज था। सप्ताह के अंत में उसने बैक्सील और उसके आसपास के इलाके को देखने जाने के इरादे की घोषणा की और सुझाव दिया कि मैं उसके साथ चलूं। कहने की जरूरत नहीं, मैं फौरन मान गया। मैंने पाया कि निमंत्रण मुझ अकेले को नहीं दिया गया था। हमारे विशेष दल के सदस्यों को भी बुलाया गया था। पायरो को लेकर उनमें भी उतना ही कौतूहल था जितना मुझ में। फिर भी कम से कम दिन पूरा होने तक मुझे अंदाजा हो गया था कि पायरो की सोच किस तरफ जा रही थी। सबसे पहले वह मिसेस बर्नर्ड से मिला और उससे पूरा विवरण लिया कि कष्ट कब उसके पास आया था और उसने क्या कहा था। फिर वह उस होटल में गया जहां कष्ट ठहरा था और उसके वहां जाने के बारे में बारीकी से जानकारी ली। जहां तक मैं समझ पाया उसके प्रश्नों से कोई नए तथ्य उभर कर नहीं आए, मगर वह खुद संतुष्ट लग रहा था। उसके बाद वह तट पर गया, उस जगह जहां बेटी बर्नर्ड की लाश बरामद हुई थी। यहाँ पर वह कई मिनटों तक चक्कर लगाता रहा, कंकड़ों को ध्यान से देखते हुए। मुझे इसमें खास दुख नहीं लगी क्योंकि दिन में 2 बार लहरें उस हिस्से को ढक देती थी। खैर, अब तक मैंने यह सीख लिया था कि पायरो के कार्यकलाप किसी विचार से प्रभावित होते हैं, चाहे वह कितने भी बेमानी क्यों न लगे। वह तट के सबसे नजदीक उस बिंदु तक गया जहां कार खड़ी की जा सकती थी। वहां से उस जगह गया जहां ईस्टबर्न जाने वाली बसें बैक्सील छोड़ने से पहले खड़ी होती थी। अंत में वह हम सबको जिंजर केट कैफे ले गया, जहां गोलम टोल वेट्रेस माइली हिगली द्वारा परोसी गई बासी चाय मिली। उसने हिगली की सुडोल पिंडलियों की तारीफ की। अंग्रेजों की टांगे हमेशा ज्यादा पतली होती है, मगर मैडम तुम्हारी टांगे बहुत बढ़िया है, सुडोल है और टखने भी हैं। माइली हिगली बेवकूफों की तरह हंसी और उससे इस तरह की बातें न करने को कहा। वह जानती थी कि फ्रांसीसी पुरुष कैसे होते हैं। पायरो ने अपनी राष्ट्रीयता के बारे में उसके कथन को काटने की तकलीफ नहीं की। वह बस इस तरह प्रेम से देखता रहा कि मैं अचंभे में पड़ गया। देखो, पायरो बोला, मैंने बैक्सील में काम खत्म कर लिया। अब मैं ईस्टबोर्न जाऊंगा। वहां सिर्फ एक छोटी सी पूछताछ। आप सबको मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं। तब तक वापस होटल में जाकर कॉकटेल लेते हैं। वह कार्ल्टन चाय तो बहुत खराब थी। हम लोग कॉकटेल के घूंट ले रहे थे तो फ्रैंकलिन क्लार्क ने उत्सुकता से पूछा, मेरा ख्याल है कि हम अनुमान लगा सकते हैं आप किस चीज के पीछे हैं। आप उस एलिबाई को तोड़ना चाहते हैं,
लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि आप किस बात को लेकर इतने खुश हैं। आपको किसी तरह का कोई नया तथ्य तो नहीं मिला? नहीं मिला, यह सच है। तो फिर? धीरज, वक्त के साथ हर बात स्पष्ट हो जाती है। जो भी है, आप खुद से बहुत खुश लग रहे हैं। मेरे विचार को अभी तक किसी चीज ने झुठलाया नहीं, इसलिए। वह गंभीर हो गया। मेरे दोस्त हेस्टिंग्स ने एक बार बताया था कि वह बचपन में एक खेल खेला करता था। सत्य, इस खेल में हर किसी को बारी बारी 3 सवाल पूछे जाते थे, जिनमें से 2 का जवाब जरूर सच्चाई से देना होता, तीसरे को रोका जा सकता था। जाहिर है कि सवाल बहुत नासमझी भरे होते थे, मगर शुरुआत में हर किसी को कसम खानी पड़ती थी कि वह सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। वह रुका तो मैगन बोली, अरे मैं वह खेल खेलना चाहता हूँ। 3 सवाल होने जरूरी नहीं, एक काफी रहेगा। आप सबसे एक एक सवाल। बेशक हम किसी भी बात का जवाब देंगे, क्लार्क ने अधीरता से कहा, लेकिन मैं खेल को इससे ज्यादा गंभीर बनाना चाहता हूँ। क्या आप सब सच बोलने की कसम खाते हैं? वह इसे लेकर इतना संजीदा था कि बाकी सब उलझन में भरे संजीदा हो गए। जैसा उसने कहा था उन्होंने वैसे ही कसम खाई। बढ़िया, पायरो बोला, चलो शुरू करें। मैं तैयार हूँ, थोड़ा ग्रे बोली। पहले महिलाएं, इस बार यह बहुत शालीन नहीं होगा, कहीं और से शुरू करते हैं। वह फ्रैंकलिन क्लार्क से मुखातिब हुआ। माय डियर क्लार्क, महिलाओं ने इस साल एस्कॉर्ट में जो हैट पहने थे उनके बारे में तुम्हारा क्या विचार है? फ्रैंकलिन क्लार्क उसे एकटक देखता रह गया। क्या यह मजाक है? बिल्कुल नहीं। क्या सच में आपका यही सवाल है? हाँ, यही है। क्लार्क मुस्कुराने लगा। मिस्टर पायरो, मैं एस्कॉर्ट नहीं गया, लेकिन मैंने उनको कारों में जाते हुए जितना भी देखा वो हैट उनसे भी ज्यादा बेतुके थे जो वे आमतौर पर पहनती है। बेतुके? काफी बेतुके। पायरो मुस्कुराकर डोनाल्ड फ्रेजर की ओर मुड़ा। आपने इस बार छुट्टी कब ली साहब? छुट्टी? अगस्त के पहले 2 हफ्ते। अचानक उसका चेहरा लड़ जाया। मैं समझ गया कि सवाल ने उस लड़की को खो देने की याद दिला दी जिसे वह प्यार करता था। लगा नहीं कि पायरो ने जवाब पर खास ध्यान दिया। वह थोड़ा ग्रे की ओर मुड़ा और मैंने उसकी आवाज में हल्के से बदलाव को महसूस किया। वह कुछ कठोर हो गई थी। सवाल तीखा और स्पष्ट था। मैडम, लेडी क्लार्क की मृत्यु के बाद अगर सर कारमाइकल आपसे पूछते तो क्या आप उनसे शादी कर लेती? लड़की झटके से उठ खड़ी हुई। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे यह सवाल पूछने की? यह अपमानजनक है। शायद, मगर आपने सच बोलने की कसम खाई है। कहिए हाँ या ना। सर कारमाइकल मेरी ओर बहुत अच्छे थे। वह मुझसे एक बेटी जैसा व्यवहार करते थे और मैं भी उनकी तरफ वैसा ही महसूस करती थी, स्नेही और एहसानमंद। माफी चाहता हूँ, लेकिन यह उत्तर हाँ या ना में नहीं है। वह हिचकिचाई। उत्तर ना है। पायरो ने कोई टिप्पणी नहीं की। धन्यवाद मैडम। अब वह मैगन बर्नर्ड की ओर मुड़ा। लड़की का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी सांस तेज हो गई थी, जैसे किसी कठिन परीक्षा के लिए साहस संजो रही हो। पायरो की आवाज चाबुक की आवाज की तरह आई। मैडम, आपको क्या लगता है मेरी छानबीन का नतीजा क्या होगा? आप यह चाहती हैं या नहीं कि मैं सच का पता लगाऊं? मैगन ने गर्व से सिर पीछे को किया। उसके उत्तर के बारे में मैं काफी निश्चित था। मैं जानता था कि सच के लिए मैगन को सनक की हद तक जोश था। उसका उत्तर स्पष्ट था और मुझे हैरान कर गया। नहीं। हम सब चौंक गए। पायरो उसका चेहरा पटता हुआ आगे को झुका। मैडम मैगन, उसने कहा, आप चाहे सच न चाहती हूँ, लेकिन मुझे यकीन है बोल तो सकती हैं। वह दरवाजे की ओर घूमा, फिर कुछ याद करके मेरी ड्रॉयर के पास चला गया। बताओ मेरी बच्ची, तुम्हारा कोई प्रेमी है? मेरी, जो चिंतित सी लग रही थी, चौंकी और लाल हो गई। ओ मिस्टर पायरो, मुझे नहीं पता। वह मुस्कुराया। फिर ठीक है मेरी बच्ची। उसने मेरे लिए चारों तरफ देखा। चलो हेस्टिंग्स, हमें ईस्टबोर्न के लिए रवाना होना चाहिए। कार इंतजार कर रही थी और जल्द ही हम पेवेंसी से होकर ईस्टबोर्न जाने वाली सड़क पर जा रहे थे। क्या तुमसे कुछ पूछने का फायदा है पायरो? अभी नहीं। खुद ही अनुमान लगाओ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं फिर से चुप हो गया। पायरो, जो अपने से खुश नजर आ रहा था, एक धुन गुनगुनाने लगा। जब हम पेवेंसी से गुजर रहे थे तो उसने सुझाव दिया कि हम वहां रुककर किला देखने चलें। जब हम कार की तरफ वापस आ रहे थे तो पल भर के लिए बच्चों की एक टोली को देखने के लिए ठहरे।
उनके पहनावे को देखकर लगा कि वे ब्राउनीज थे जो तीखी बेसुरी आवाजों में एक गाना गा रहे थे। वह क्या कर रहे हैं हेस्टिंग्स? मैं उनके शब्द नहीं पकड़ पा रहा। मैं सुनने लगा जब तक एक टेक समझ में आई। एंड केज ए फॉक्स एंड पुट हिम इन ए बॉक्स एंड नेवर लेट हिम गो। लोमड़ी को पकड़ो और पिंजरे में बंद करो और कभी भागने न दो। एंड कैच ए फॉक्स एंड पुट हिम इन द बॉक्स एंड नेवर लेट हिम गो, पायरो ने दोहराया। अचानक उसका चेहरा गंभीर और सख्त हो गया। यह तो बहुत बुरा है हेस्टिंग्स। मैं पल भर चुप रहा। तुम लोमड़ी को यहाँ ढूंढ रहे हो? मैं नहीं ढूंढ रहा। मैं कभी शिकार पर नहीं जा पाया और मैं नहीं समझता दुनिया के इस हिस्से में शिकार किया जा सकता है। मेरा मतलब इंग्लैंड से था। एक अजीब खेल, जाड़ झंकाड़ में इंतजार करना, फिर शिकारी कुत्तों को आदेश देना, फिर दौड़ शुरू होती है गांव के आर पार, झाड़ियों और गड्ढों के पार, और लोमड़ी भागती है। कभी वह वापस भाग जाती है, मगर शिकारी कुत्ते उसके पीछे हैं और आखिरी में उसे पकड़ लेते हैं और वह मर जाती है, जल्दी ही और बुरी हालत में। सुनने में क्रूर लगता है मगर वास्तव में लोमड़ी को मजा आता है। मेरे दोस्त, ऐसी बातें मत कहो कि फिर भी यह बेहतर है तुरंत क्रूर मृत्यु बजाय उसके जो बच्चे गा रहे थे हमेशा के लिए बंद हो जाना एक बक्से में। यह उचित नहीं। उसने इधर से उधर सिर हिलाया, फिर वह बदले हुए स्वर में बोला, कल मैं उस आदमी कस्ट से मिलूंगा। और उसने कार ड्राइवर से कहा, लंदन वापस चलो। तुम्हें ईस्टवुड नहीं जाना? मैं चिल्लाया। क्या जरूरत है? मुझे काफी जानकारी है अपने मकसद के लिए। चैप्टर 33 अलेक्जेंडर बोनापार्ट कस्ट। पायरो और उस अजीबो गरीब शख्स अलेक्जेंडर बोनापार्ट कस्ट की मुलाकात के समय मैं वहां नहीं था। केस के अनोखे हालात और पुलिस से अपने संबंधों के कारण पायरो को होम ऑफिस से इजाजत मिल गई थी, मगर उस ऑर्डर में मेरा नाम शामिल नहीं था। और वैसे भी पायरो के हिसाब से यह जरूरी था कि वह मुलाकात अकेले में हो, दोनों आदमी एक दूसरे के आमने सामने। जो भी उन दोनों के बीच में हुआ उसने मुझे इतने विस्तार से बताया कि मैं पूरे यकीन के साथ उसे ऐसे लिख रहा हूँ जैसे मैं वाकई वही था। कष्ट सिकुड़ गया लगता था। उसकी पीठ का झुकाव साफ नजर आ रहा था। वह बेवजह अपना कोट नोच रहा था। मेरे ख्याल में पायरो कुछ देर तक नहीं बोला। वह अपने सामने बैठे व्यक्ति को देखता रहा। माहौल शांत हो गया, आराम का। यह एक बहुत नाटकीय घड़ी रही होगी, एक लंबे नाटक में दो विरोधियों का यूं मिलना। मैं पायरो की जगह होता तो जरूर रोमांच अनुभव करता। अंततः उसने कोमलता से कहा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? दूसरे ने सिर हिलाकर इनकार किया। नहीं, मैं नहीं कह सकता कि जानता हूँ। शायद तुम ल्यूकास के मातहत हो, या फिर शायद तुम मिस्टर मैनर्ड के यहाँ से आए हो। मैनर्ड एंड कोल बचाव पक्ष के वकील थे। उसका स्वर विनम्र था मगर दिलचस्पी से भरा नहीं। मैं हरक्यूल पायरो हूँ। पायरो ने बहुत कोमलता से यह शब्द कहे और उनका असर देखने लगा। कस्टन ने सिर थोड़ा सा ऊपर उठाया। ओ अच्छा, उसने उसी तरह कहा जैसे इंस्पेक्टर क्रोम कहता, लेकिन बिना तिरस्कार के। 1 मिनट बाद ही उसने अपना वाक्य दोहराया। ओ अच्छा, वह बोला, और इस बार उसका स्वर बदला हुआ था। उसमें एक अजीब सी दिलचस्पी थी। उसने सिर उठाकर पायरो को देखा। पायरो ने उसकी नजर से नजर मिलाई और 1-2 बार सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा, मैं ही वह आदमी हूँ जिसको तुमने खत लिखे। उसी वक्त संपर्क समाप्त हो गया। कस्ट ने आंखें झुका ली और खींचकर चिड़चिड़े स्वर में बोला, मैंने आपको कभी नहीं लिखा। वो खत मेरे लिखे हुए नहीं। मैंने बार बार यह कहा है। मैं जानता हूँ, मगर अगर तुमने नहीं लिखे तो किसने लिखे? एक दुश्मन ने। जरूर मेरा कोई दुश्मन है। सब मेरे खिलाफ हैं। पुलिस, हर कोई, सब मेरे खिलाफ हैं। यह एक बहुत बड़ी साजिश है। पायरो ने उत्तर नहीं दिया। कस्ट बोला, हर कोई मेरे खिलाफ रहा है, हमेशा। जब तुम बच्चे थे तब भी? कस्ट सोचने लगा। नहीं, तब नहीं। मेरी माँ को मुझसे बहुत प्यार था, मगर वह महत्वाकांक्षी थी, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी। इसलिए उसने मेरे इस तरह के हास्यास्पद नाम रखे। उसे यह बेहुदा ख्याल था कि मैं दुनिया में अपनी जगह बनाऊंगा। वह हमेशा मुझे अपना प्रभाव दिखाने को कहती, इच्छा शक्ति की बात करती।
कहती कि हर कोई अपनी किस्मत का मालिक हो सकता है। वह कहती मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पल भर वह चुप रहा। इसमें शक नहीं कि वह गलत थी। जल्दी ही मुझे खुद यह एहसास हो गया। मैं ऐसा आदमी नहीं था जो जिंदगी में तरक्की करे। मैं हमेशा बेवकूफियां करता रहता, खुद को बेवकूफ बनाता हुआ, और मैं कायर था, लोगों से डरता। स्कूल में मैंने बहुत बुरा वक्त बिताया। लड़कों के मेरे नामों का पता चल गया, वे उन्हें लेकर मुझे छेड़ते। मैं स्कूल में बहुत पीछे था, खेलों में, पढ़ाई में, हर चीज में। उसने सिर हिलाया। अच्छा ही हुआ बेचारी माँ चल बसी, उसे बहुत निराशा होती। व्यवसायिक कॉलेज में भी मैं कम अकल ही था। टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सीखने में मुझे औरों से ज्यादा समय लगता। फिर भी मैं मंदबुद्धि महसूस नहीं करता, अगर आप समझ सके कि मैं क्या कह रहा हूँ। उसने निवेदन करती हुई नजर से पायरो को देखा। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो, पायरो बोला। कहते रहो। यह सिर्फ एक एहसास था कि सब मुझे बेवकूफ समझते थे, पस्त कर देने वाला एहसास। बाद में ऑफिस में मैं भी यही हालत थी, उसके बाद युद्ध में भी। पायरो ने उकसाया। अचानक कष्ट का चेहरा खिल उठा। जानते हो, वह बोला, मुझे युद्ध में मजा आया। मतलब जो अनुभव मुझे हुआ, पहली बार मैंने खुद को और आदमियों की तरह ही महसूस किया। हम सब एक छोटे से डिब्बे में बंद थे, मैं भी दूसरों जैसा ही था। उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। और फिर मुझे सिर में वह जख्म लगा, बहुत छोटा सा, लेकिन उन्हें पता लग गया कि मुझे दौरे पड़ते थे। मैं तो शुरू से ही जानता था कि ऐसे क्षण भी होते हैं जब मुझे मालूम नहीं होता मैं क्या कर रहा हूँ। कमजोर याददाश्त, और एक दो बार मैं गिर भी गया, मगर मैं नहीं समझता इसके लिए उन्हें मुझे सेना से अलग कर देना चाहिए था। नहीं, मैं नहीं समझता यह सही था। बाद में क्या हुआ, पायरो ने पूछा। मुझे एक क्लर्क की नौकरी मिली। इसमें शक नहीं कि तब पैसा अच्छा मिलता था। युद्ध के बाद मेरी हालत बुरी नहीं थी, तनख्वाह जरूर कम थी और मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तरक्की के समय मुझे पीछे छोड़ दिया जाता। बहुत मुश्किल हो गया, सच में मुश्किल, खासकर मंदी के समय। सच कहूँ तो मेरे पास केवल इतना ही था कि मैं जिंदा रह सकूं, और एक क्लर्क को बाहर से अच्छा दिखाना होता है। जब मुझे यह मौजू का काम मिला, तनख्वाह के साथ कमीशन भी। मगर तुम जानते हो ना कि जिस फर्म के बारे में तुम कहते हो कि उन्होंने तुम्हें नौकरी दी, वह इससे इनकार करते हैं। कष्ट उत्तेजित हो गया, क्योंकि वे इस षड्यंत्र में शामिल है, जरूर शामिल होंगे। मैं कहता रहा, मेरे पास सबूत है, लिखित सबूत। मेरे पास उनकी चिट्ठियां हैं कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है और किन किन लोगों से मिलना है। लिखित नहीं, टाइप किया हुआ सबूत। एक ही बात है, थोक में सामान बनाने वाले अपनी चिट्ठियां टाइप ही करते हैं। क्या तुम जानते नहीं कष्ट कि एक टाइपराइटर की पहचान की जा सकती है? वह सारे खत एक ही मशीन पर लिखे गए थे। उससे क्या? वह मशीन तुम्हारी अपनी थी, जो तुम्हारे कमरे में मिली। मुझे वह कंपनी ने भेजी थी, नौकरी की शुरुआत में। हाँ, मगर यह खत उसके बाद मिले थे। तो क्या इससे यह नहीं लगता कि वह खत तुमने खुद ही टाइप किए और खुद को ही डाक से भेजे? नहीं नहीं, यह सब मेरे खिलाफ षड्यंत्र का हिस्सा है। अकस्मात उसने जोड़ा। इसके अलावा उनके खत एक ही तरह की मशीन पर लिखे जाएंगे। एक तरह की, लेकिन एक ही मशीन पर नहीं। कष्ट ने हट से दोहराया। यह एक षड्यंत्र है। और अलमारी में जो एबीसी गाइड मिली, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। मैं समझता था वह सब मौजे ही थे। तुमने एंडोवर में लोगों के नामों की सूची में मिसेस एसर के नामों के आगे निशान क्यों लगाया? क्योंकि मैंने उससे शुरुआत करने की सोची। कहीं से तो शुरू करना ही होता है। हाँ, यह सच है, कहीं से तो शुरू करना ही होता है। कष्ट कुछ नहीं बोला, वह कांप रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, वह बोला। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। यह सब एक गलतफहमी है। दूसरे अपराध को देखो जो बैक्सहील में हुआ। उस वक्त मैं ईस्टबोर्न में डोमिनोज खेल रहा था। यह तो आपको मानना पड़ेगा। उसकी आवाज में विजय का भाव था। हाँ, पायरो बोला। उसकी आवाज ऐसी थी जैसी सोच में डूबा हो, मुलायम। लेकिन कितना आसान है एक दिन गलती कर देना। और अगर आप मिस्टर स्ट्रेंज जैसे जिद्दी इंसान हैं तो आप गलत होने की संभावना को कभी नहीं मानेंगे। आपने जो कहा उसी पर अड़े रहेंगे। वह इसी तरह का आदमी है। और होटल का रजिस्टर, उस पर हस्ताक्षर करते वक्त
गलत तारीफ डाल देना बहुत आसान है। बहुत मुमकिन है कि उस वक्त कोई उस पर ध्यान नहीं देगा। मैं उस शाम डोमिनोज खेल रहा था। मुझे लगता है तुम डोमिनोज बहुत अच्छा खेलते हो।